कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छांश और शिवांगी एक दूसरे को देख जैसे सारी दुनिया को भूल चुके थे। उन्हें याद भी नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। आंखें बरसने को तैयार थीं। इधर अनिकेत और उधर उद्धव सिंह की नज़र जैसे ही शिवांगी और अच्छांश पर गई, दोनों हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। अनिकेत की आंखों में धीरे धीरे शिवांगी के लिए गुस्सा उतरने लगा और इधर उधर उद्धव सिंह की आंखों में भी अच्छांश के लिए नाराज़गी झलकने लगी। लेकिन उसके साथ ही उन्हें शिवांगी के लिए डर भी लगने लगा। सभी लोग इन दोनों को चुपचाप खड़े देख रहे थे, लेकिन इन सबसे अलग शिवांगी को देखकर संध्या की हालत खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, ये नहीं हो सकता शिवांगी यहाँ, ये कैसे पॉसिबल है। इधर अच्छांश और शिवांगी में लगभग 20 कदमों की दूरी थी। दोनों जैसे एक दूसरे को अपनी आंखों में भर रहे थे, जैसे 4 सालों की भरपाई कर रहे हैं। तभी उद्धव सिंह जल्दी से खुद को संभालते हुए शिवांगी के कंधे पर हाथ रखकर, शिवांगी। इसी के साथ शिवांगी में को होश आता है कि वो कहाँ है। सामने अच्छांश को देख उसके कानों में अतीत की बातें गूंजने लगती है और अब आंखों में जज्बात की जगह नफरत भरने लगी थी। वो अपनी आंखें बंद कर मुठ्ठियाँ भींचते हुए एक गहरी सांस लेती है। वो खुद से बोली, नहीं शिवांगी, अब तू वो कमज़ोर शिवांगी नहीं है। तू इसका सामना कर सकती है। वैसे भी एक ना एक दिन तो कभी सामना करना ही था। शायद आज इसका सही वक्त आ गया है। वो अपनी आंखें खोलती है। अब उसके चेहरे पर दर्द, जज्बात, कोई इमोशन नज़र नहीं आ रहा था। उसका चेहरा पहले की तरह सख्त हो चुका था। इधर अच्छांश भी अनिकेत की आवाज़ से होश में आता है, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई थी। अनिकेत उसके कंधे पर अपने हाथों का दबाव बनाते हुए धीरे से, खुद को संभाल, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम बहुत सारे लोगों के बीच है, सबकी नज़र तुझ पर ही है। लेकिन अच्छांश का दिल तो संभल ही नहीं रहा था। इस वक्त तो उसका मन जल्दी से शिवांगी को अपनी बाहों में भर सारी शिकायतें करने को कह रहा था। अनिकेत बोला, भूल मत उसने क्या किया था, अब वो किसी और की है। ये याद आते ही अच्छांश को उस दिन शिवांगी के घर पर हुई सारी बातें याद आने लगती है और उसका दिल भी नफरत से भर उठता है। शिवांगी अपनी मजबूत कदमों को बढ़ाते हुए मेहरा की तरफ बढ़ जाती है। रिवांश मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर, वेलकम मिस सिंह। शिवांगी अपना हाथ बढ़ाकर, थैंक यू। शिवांगी की आवाज़ में एक मजबूती थी, लहजा नरम लेकिन एक अलग ही रुतबा उसकी आवाज़ से झलक रहा था। रतन मेहरा, सच में मिस्टर सिंह, आपकी बेटी तो काबिले तारीफ़ है। अच्छांश ये सब सुनते हुए हैरान हो रहा था। उसके साथ अनिकेत भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। शिवांगी की नज़र संध्या की तरफ जाती है, जो इस वक्त अच्छांश के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। ये एक देख शिवांगी के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट आ जाती है। बीते अतीत के जख्म और ज़्यादा ताज़ा हो जाते हैं। उद्धव सिंह, यही तो बात है मेरी बेटी में। मैं खुद किस्मत हूँ कि ये मेरी बेटी है। लेकिन कुछ लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं जिन्हें हीरे की कद्र मालूम नहीं होती। शिवांगी रिवांश की तरफ देखते हुए, बर्थडे बॉय कहाँ हैं? आखिर आज पार्टी तो उनके लिए ही है। रिवांश अच्छांश की गोद से आर्यन को लेते हुए, ये मेरा बेटा और आज का बर्थडे बॉय। फिर आयशा को अपने करीब करते हुए, ये मेरी पत्नी आयशा मेहरा। वो अपने मम्मी पापा से भी परिचय कराता है। शिवांगी अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हुए उसमें से खोलकर एक गोल्डन और प्लेटिनम का चैन निकालती है, जिसमें एक त्रिशूल के साथ डमरू बना हुआ था, जो देखने में एलिगेंट लग रहा था। शिवांगी आर्यन के गले में उसे पहनाते हुए, हैप्पी बर्थडे बेबी बॉय, भगवान आपको बल, बुद्धि और दीर्घायु बनाए। उसके बाद वो विवान को इशारा करती है। विवान अपने हाथ में पकड़े 3-4 गिफ्ट के डब्बे रिवांश और आयशा की तरफ बढ़ा देता है। आयशा बोली, इन सब की क्या ज़रूरत थी? उद्धव सिंह बोले, ये सब तो आज बर्थडे बॉय के लिए है, इसलिए आप लोग मना मत कीजिए। शिवांगी बोली, मिस्टर मेहरा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। रतन सिंह बोले, ऐसे कैसे मिस सिंह, आप अभी तो आई हैं, कम से कम केक तो कटने दीजिए। शिवांगी उद्धव सिंह की तरफ देखती है। उद्धव सिंह उसका हाथ पकड़ आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था
ऊपर से शांत शिवांगी के दिल के अंदर कितना शोर हो रहा है। रिवांश बोला, चलिए मैं आपको अपने कुछ गेस्ट से मिलाता हूँ। कहते हुए वो अच्छांश की तरफ इशारा करता है। इनसे मिलिए, हमारे फैमिली फ्रेंड और देश के सबसे बड़े मोटर कंपनी के CEO अच्छांश सिंह सूर्यवंशी। शिवांगी मुस्कुराते हुए अच्छांश को देखते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छांश जो अभी भी शिवांगी को ही देख रहा था, उसकी आवाज़ से होश में आते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शिवांगी दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ जाती है। रिवांश और आयशा उसे कुछ और बिजनेसमैन से मिलाते हैं। शिवांगी भी उनसे परफेक्ट बिजनेस वुमेन की तरह बातें कर रही थी। इधर संध्या को डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। अच्छांश का तो वैसे भी उस पर कोई ध्यान नहीं था। जहाँ ब्लैक साड़ी में वो सबकी नज़रों में आ रही थी, अच्छांश ने एक उड़ती हुई नज़र भी उसकी तरफ नहीं डाली थी। अच्छांश अपने बढ़े हुए हाथ को देखते हुए फीका मुस्कुरा देता है। रतन जी और उनकी पत्नी कुछ और गेस्ट से मिलने लगते हैं। उद्भव सिंह अच्छांश के नज़दीक आते हुए, मेरी बेटी से दूर रहना, अब की बार वो अकेली नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी घटिया प्लान बना तो अब की बार तुम्हारा सामना उसके बाप से होगा, कहते हुए शिवांगी की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छांश और अनिकेत को उद्भव सिंह की बातें समझ में नहीं आती। वो कन्फ्यूजन में उन्हें देखता रह जाता है। कुछ देर बाद रिवांश आयशा बीच में आकर अपने बेटे के साथ खड़े होते हैं। वेटर केक की ट्रॉली ले आया था। रिवांश और आयशा अपने बेटे को गोद में लिए नाइफ पकड़ कर केक कट करवाते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए विश करते हैं। तभी शिवांगी का फ़ोन बजने लगता है। शिवांगी भीड़ से निकलकर एक तरफ आते हुए कॉल रिसीव करती है। कॉल गरिमा का था, जो शिवाची के पास रुकी हुई थी। इधर अच्छांश शिवांगी को एक साइड जाते देख जल्दी से उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे उद्भव सिंह की बातें समझ नहीं आई थी, ना ही उन बातों से उसका कुछ लेना देना था। वो तो बस इस वक्त शिवांगी से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, अपने दिल में दबे सवालों का उससे पूछना चाहता था। इधर शिवांगी कॉल रिसीव करके गरिमा से बात करती है। गरिमा बोली, मैम बेबी बाहर घूमने की जिद कर रहे हैं। शिवांगी ये सुनते ही डर जाती है। अचानक से अच्छांश का ख्याल आता है। वो तो अच्छांश को सामने पाकर शिवाची के बारे में भूल ही चुकी थी कि वो भी यहाँ है। वो जल्दी से, गरिमा फ़ोन उसके कान से लगाइए। गरिमा स्पीकर खोलकर शिवांश को फ़ोन दे देती है। शिवांगी बोली, जान थोड़ी देर उनकी बात मान लीजिए, बस मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। शिवांश बोला, लेकिन मुझे बाहर घूमना है, आप मुझे लेकर नहीं गए, नानू भी नहीं है। शिवांगी बोली, बस बच्चा, थोड़ी देर में ही मैं और नानू आपके सामने होंगे। शिवांश बोला, ओके, जल्दी आइए जान। शिवांगी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल मेरी जान। उसके बाद जैसे ही कॉल कट करके जाने के लिए मुड़ती है, सामने अच्छांश लाल लाल आंखों से उसे घूर रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने कुछ बातें सुन ली थी, लेकिन शिवांगी को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाना चाहती है। तभी अच्छांश उसकी कलाई पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। शिवांगी अच्छांश के एक्शन से थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए अच्छांश को अपने से दूर किया। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए, हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? लगता है आपके ख़ानदान ने तमीज़ का तभी नहीं सिखाया है। अच्छांश बोला, मेरे ख़ानदान ने क्या सिखाया है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज तक दिल में एक उम्मीद थी कि जो भी हुआ कहीं वो सब झूठ होगा, लेकिन आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आपका असली चेहरा मेरे सामने था और मैं उसे झुठलाने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी बोली, दोहरे चेहरे रखने वाले लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बाय द वे, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए आइंदा से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, कहते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तभी अनिकेत अच्छांश के पास आते हुए, हो गई तसल्ली, करवा ली बेइज्जती, और कितना तो उसके लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मारेगा। अच्छांश बोला, जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? क्यों मेरे मोहब्बत को मजाक बना दिया? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? अनिकेत बोला, अच्छा, इन सब में कुछ नहीं रखा है, बल्कि जितना तू इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करेगा, जख्म ताज़ा होते जाएंगे। इस वक्त तेरा इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है। चल हम लोग होटल चलते हैं।
तभी अनिकेत को संध्या का ध्यान आता है। वो चारों तरफ देखते हुए, ये संध्या कहाँ गई? संध्या का नाम सुनते ही अच्छांश जैसे फिर से हकीकत में आता है। शिवांगी को देखने के बाद तो वो भूल ही चुका था कि अब उसकी शादी हो गई है। ये ख्याल आते ही वो पसीने से भीग उठता है। अचानक से उसके सर में दर्द और बॉडी में भी दर्द शुरू हो जाता है। वो जैसे ही गिरने को होता है, अनिकेत उसे संभालते हुए, यार तू ठीक तो है ना? तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? अच्छांश अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए, मेरी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा है। तभी अनिकेत की नज़र उसके चेहरे पर जाती है जहां नाक से खून आने लगा था। अनिकेत ये देखते ही घबरा जाता है। वो जल्दी से रुमाल लेकर नाक पर रखते हुए गार्डन से बाहर निकल जाता है। अच्छांश उसे रोकते हुए, अन्नी मेरी बात सुन, मैं ठीक हूँ। अनिकेत बोला, चुपचाप बैठ, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहते हुए वो ड्राइवर को गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेने को कहता है। इधर शिवांगी उद्भव सिंह के पास आकर शिवाच्छ के बारे में बताते हुए मेहरा परिवार से विदा लेती है। वे लोग भी कल मीटिंग फिक्स कर उन्हें जाने की इजाज़त दे देते हैं। शिवांगी जल्दी से उस कमरे में आती है जहां शिवाच्छ मुंह फुलाकर बैठा था। शिवांगी और उद्भव सिंह को देखकर और ज़्यादा मुंह फुला लेता है। शिवांगी गरिमा को नीचे पार्टी में भेज देती है। शिवाच्छ उद्भव सिंह और शिवांगी के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद शिवांगी उसे खाना खिलाकर सुनाने लगती है। उद्भव सिंह वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। शिवांगी बोली, डैड हम लोग होटल के लिए निकलते हैं। उद्भव सिंह भी सर हिलाते हुए विवान को मैसेज कर पार्किंग एरिया में आने को कहते हैं। इधर गरिमा और विवान भी खाना खाकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद चारों अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। विवान और गरिमा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर शिवांगी जैसे ही अपने कमरे में आती है, उद्भव सिंह भी उसके कमरे में आ जाते हैं। शिवाच्छ गाड़ी में ही सो गया था। शिवांगी उसे बेड पर सुलाते हुए, डैड रात हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। उद्भव सिंह बोले, बेटा मुझे आपसे बात करनी है। शिवांगी बोली, जानती हूँ डैड, लेकिन मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उद्भव सिंह बोले, चलो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए तुम्हारा ये बाप तुम्हारे साथ है। शिवांगी बोली, जानती हूँ डैड, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई भी अब मुझे तोड़कर चला जाए। अब मुझे टकराने वाला खुद टूट जाएगा। उद्भव सिंह बोले, बेटा एक बात बताओगी? शिवांगी बोली, क्या? उद्भव सिंह बोले, अच्छांश के साथ जो लड़की खड़ी थी, क्या ये वही लड़की है जिसने तुम पर हमला किया था? शिवांगी केवल हाँ में अपना सर हिला देती है। अतीत की वो भयानक रात वो कभी नहीं भूल सकती, और ना ही उन दोनों दरिंदों के चेहरे। उद्भव सिंह बोले, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना और सावधान रहना। जब तक मेरी आवाज़ ना आए दरवाज़ा मत खोलना। शिवांगी बोली, डैड मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन आप भूल रहे हैं कि अब मैं वो शिवांगी हूँ जो ऐसे वैसे जाने कितने लोगों के लिए अकेले काफ़ी है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। उद्भव सिंह सर हिलाते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो खुद से ही बोले, एक उम्मीद थी कि शायद शिवांगी और अच्छांश के बीच में जो भी हुआ वो एक गलतफहमी हो, लेकिन आज लग रहा है कि शिवांगी सच कह रही थी। जिस लड़की ने शिवांगी की जान लेनी चाहिए, आज वो अच्छांश के साथ है। इसका मतलब उसकी बातें भी सच होगी। अच्छांश तुम तो सच में बहुत घटिया इंसान निकले। मुझे तुम लोगों से अपनी बेटी को बचाना ही होगा, नहीं तो जो एक बार जान लेने की कोशिश कर सकता है वो दोबारा भी करेगा। वो देहरादून अपने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करते हैं और यहाँ मुंबई में सुबह तक कुछ ट्रेंड बॉडी गार्ड को हायर करने की बात कर बेड पर लेट जाते हैं। इधर शिवांगी उद्भव सिंह के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे से ही टिक कर बैठ जाती है। इतनी देर तक खुद को मजबूत दिखाने वाली बंद कमरे में असहाय सी हो जाती है। दिल जोर जोर से चिल्लाने को कर रहा था, लेकिन बेड पर उसका बेटा भी सोया हुआ था। वो अपने मुंह पर हाथ रखती हुई आज फिर बरसों बाद फूट फूट कर रो रही थी। इस तरह जब उसने उद्भव सिंह को सच बताया था और उसका दिल जार जार करके रोया था, आज फिर से वो इस दर्द को महसूस कर रही थी। अच्छांश के सब दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। रोते रोते वहीं दरवाजे से ही लगे कब आंखें बंद हो गई पता ही नहीं चला। इधर अनिकेत अच्छांश को अस्पताल लेकर आता है, जहां डॉक्टर उसे भर्ती करते हुए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
अनिकेत जयपुर वाले डॉक्टर को कॉल करके यहाँ के डॉक्टर से बात करवाता है, जिससे डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छांश को 1 घंटे बाद कुछ राहत महसूस होता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये सब ब्लड कैंसर की वजह से हो रहा है। इस तरह अचानक पसीने से भीगना, हड्डियों में दर्द होना, नाक से खून आया, ये खतरे के लक्षण हैं। इधर संध्या कितनी देर तक बाथरूम में आकर खुद को शांत करती है, उसके बाद अपना फ़ोन निकालकर किसी से बात करके सारी बातें बताती है। उधर का इंसान भी ये बातें सुन हैरान हो जाता है। संध्या बोली, भाई हमने तो उसे मार दिया था, फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? उधर से आवाज़ आती है, हमें पूरी बात पता लगानी होगी, मैं आ रहा हूँ। संध्या बोली, भाई मुझे तो डर लग रहा है, उसकी आंखों देखा ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं भूली है। उधर से आवाज़ आती है, जो हमने उसके साथ किया है वो कभी भूलने वाली बात भी नहीं है। पहले तू खुद को ठीक कर, नहीं तो जिसको नहीं मालूम होगा उसको भी मालूम हो जाएगा कि हमने क्या किया था। पहले ये बता, यहाँ मुंबई आने के बाद वो अच्छांश तेरे करीब आया है या नहीं? संध्या गुस्सा करते हुए सारी बात बताती है। उधर से बोला, जल्द से जल्द अच्छांश को अपने करीब करने की कोशिश कर, नहीं तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। संध्या बोली, भाई वो तो पहले ही मुझसे दूर भागता था, अब तो शिवांगी भी आ गई है और उसे देखकर लग रहा था जैसे आज भी अगर शिवांगी उसके पास आए तो वो सब कुछ भूल कर केवल उसका हो जाए। पता नहीं इतनी गलतफहमियां पैदा करने के बाद भी उसके दिल में शिवांगी के लिए शक क्यों नहीं पैदा हो रहा। इसी तरह दोनों कुछ देर बात करने के बाद कॉल रख देते हैं। संध्या जब तक गार्डन में लौट कर आती है, ना ही वहाँ शिवांगी थी ना ही अच्छांश। ये देखकर उसका माथा ठनक जाता है। वो जल्दी से अनिकेत को फ़ोन करती है, क्योंकि अच्छांश तो उसका कॉल उठाता नहीं था। लेकिन इस वक्त अनिकेत भी अच्छांश को अस्पताल लेकर जा रहा था, इसलिए उसका कॉल कट कर देता है। संध्या गुस्से से दांत पीसती हुई, अच्छांश ने तुम लोगों को सर चढ़ा रखा है। एक बार मैं अच्छांश के करीब आ जाऊं, उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारी सही औकात याद दिलाऊंगी। दादाजी सही कहते हैं, तुम लोग 2 टके के नौकर हो और वही रहोगे। सोचते हुए एक कैब बुक करके वो भी अपने होटल के लिए निकल जाती है। इधर अच्छांश लगभग 2 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद अनिकेत के साथ होटल के लिए निकल जाता है। अनिकेत को अब संध्या का ख्याल आता है। वो संध्या को कॉल करता है। तब तक संध्या होटल में पहुंचकर फिर से अपने प्लानिंग में लगी हुई थी कि कैसे वो शिवांगी को अच्छांश से दूर रखे। अपनी काली करतूतें याद कर करके उसे डर भी लग रहा था। तभी अनिकेत का कॉल आता देख गुस्से से, ये अब मुझे क्यों कॉल कर रहा है, कहते हुए कॉल उठाती है। अनिकेत उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तब वो फिर से मासूमियत की चादर ओढ़ते हुए बताती है कि वो तो वॉशरूम में चली गई थी, आई तो वो लोग नहीं थे, इसलिए वो डर गई थी कि वो लोग उसे छोड़कर चले गए और वो बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद होटल आ गई। अनिकेत सारी बात बताकर उसे आराम करने को कहता है। ये सुनते ही संध्या अपना नाटक शुरू कर देती है। अनिकेत उसे समझाता है कि अच्छांश ठीक है और वे लोग होटल ही आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, संध्या दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। वो एक भी चांस नहीं गंवाना चाहती थी जहां उसे कोई गलत समझे। अच्छांश बिना उसकी तरफ देखे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अनिकेत भी संध्या को सोने जाने को कह अपने कमरे में आ जाता है। सवाल तो उसके मन में भी ढेर सारे थे, बस उसे अच्छांश की फिक्र हो रही थी। वो जयपुर कॉल करके दोस्तों को सारी बात बताता है। पांचों दोस्त कॉन्फ्रेंस कॉल पर फिर से शिवांगी को गालियां देते हुए बातें करने लगते हैं। इधर अच्छांश बेड पर लेटते हुए शिवांगी को याद कर फिर से तड़पने लगा था। अच्छांश हॉस्पिटल से आकर अपने कमरे में शिवांगी को याद करते हुए तड़प रहा था। नीचे कमरे में शिवांगी भी सिसक रही थी। आज दोनों इतने करीब आकर भी कैसे मीलों दूर थे। तभी अचानक अच्छांश को याद आता है कि कल से ही उसे शिवांगी के अपने पास होने का एहसास हो रहा था। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में लिफ्ट के पास शिवाच का टकराना, सुबह और शाम को गार्डन में शिवांगी जैसी लड़की को देखना, सारी बातें याद आने लगती है। वो खुद से ही, क्या सच में शिवांगी मुझे भूलकर आगे बढ़ गई है? लेकिन उस दिन तो उनके घर पर बताया था कि वो विराज के साथ गई है, तो विराज कहाँ है? और ये उद्भव सिंह उन्हें अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं? तभी उसे पार्टी में उद्भव सिंह की कही बातें याद आती है।
वो उनकी सारी बातों का एक एक शब्द फिर से याद करके समझने की कोशिश करने लगता है। अचानक उसे शिवांगी का चेहरा भी याद आने लगता है। वो खुद से बोला, शिवांगी तो मुझे खुद छोड़कर गई थी, फिर उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत क्यों नज़र आ रही थी, और उसकी बातें भी जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो, जबकि नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो नीचे रिसेप्शन के पास खड़ा था। वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। अच्छांश बोला, मैम क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ शिवांगी कपूर किस कमरे में ठहरी हुई हैं? वो लड़की बोली, सॉरी सर, इस तरह हम किसी का डिटेल नहीं दे सकते। अच्छांश अपना नाम बताते हुए, प्लीज़ बहुत अर्जेंट है, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, समझता हूँ आपका काम। वो लड़की, सॉरी सर, मेरी भी मजबूरी है, अगर इसकी खबर मैनेजर को लग गई तो मेरी जॉब चली जाएगी। अच्छांश बोला, आपके मैनेजर कहाँ हैं? प्लीज़ मेरी उनसे बात करवाइए। वो लड़की अच्छांश को इस तरह बेचैन देख मैनेजर का नंबर दे देती है। अच्छांश जल्दी से नंबर डायल करते हुए मैनेजर से बात करता है। मैनेजर उसका नाम सुनकर उस लड़की को सारी डिटेल दे देने को कहता है। वो लड़की कंप्यूटर पर सारी डिटेल देखने लगती है। अच्छांश बोला, कल के डेट में एंट्री देखिए। कुछ देर में लड़की, यहाँ पर शिवांगी कपूर और उनके साथ 3 और लोग ठहरे हुए हैं। 3rd फ्लोर पर 206 शिवांगी कपूर के नाम से है। वे लोग अभी कल तक यहाँ रहेंगे। ये सुनते ही अच्छांश थैंक यू बोलते हुए वो फिर से लिफ्ट में आता है। 3री फ्लोर पर आकर 206 वाले कमरे के पास आता है। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इतनी रात को अगर शिवांगी ने बात करने से इनकार कर दिया तो कहीं हंगामा हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप वहीं दरवाजे से सटकर बैठ जाता है। उसे शिवांगी के अपने पास होने का एहसास हो रहा था। दरवाजे के उस पार शिवांगी सोई हुई थी और इधर अच्छांश की आंखें भी अब झपकने लगी थी। अगली सुबह लगभग 5 बजे उद्भव सिंह की नींद खुलती है। वैसे भी रात भर डर और बेचैनी से अच्छे से नींद नहीं आई थी। वो फिर जल्दी से उठकर अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करते हैं। हेड बॉडीगार्ड बताता है कि मेरे 4 आदमी होटल पहुंच चुके हैं, वो लोग नीचे हाल में बैठे हुए हैं। उद्भव सिंह फ़ोन रखने के बाद शिवांगी को देखने जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं, शिवांगी के कमरे के दरवाजे पर अच्छांश को देख हैरान हो जाते हैं। वो गुस्से से उसके पास जाते हुए उसका कॉलर पकड़ जोर से झिझोड़ देते हैं। अच्छांश हड़बड़ा कर उठते हुए आंखें खोलता है तो सामने उद्भव सिंह को इतने गुस्से में देख कुछ देर के लिए वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो कहाँ है। वो उठकर खड़ा होते हुए, सर मुझे शिवांगी से मिलना है। उद्भव सिंह गुस्से से उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने कमरे में ले जाते हैं। उन्हें डर था कि दोनों की आवाज़ सुनकर शिवांगी बाहर ना आ जाए। अच्छांश बोला, प्लीज़ सर मुझे शिवांगी के पास जाने दीजिए। उद्भव सिंह उसे लाकर कमरे में धक्का देते हुए, कहा था ना तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हें बात समझ नहीं आती, अपने आप को खुदा समझते हो तुम, जो चाहो वही होगा। अच्छांश बोला, देखिए सर, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और आप क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं। आपकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर मुझसे इतनी नाराज़गी क्यों, और शिवांगी को आप कैसे जानते हैं? उद्भव सिंह गुस्से से चिल्लाते हुए, अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लेना बंद करो। अच्छांश बोला, देखिए सर, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह बिना बात के मुझ पर चिल्लाए जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी बात समझिए, शिवांगी से बात करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुझसे दूर चली जाएगी। मुझे उससे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उद्भव सिंह बोले, कौन से सवालों का जवाब चाहिए? यही कि वो जिंदा कैसे बच गई, या ये कि तुम एक बार फिर उसके दिल से खेलना चाहते हो, या फिर उसकी जान लेना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? अच्छांश ये बातें सुनकर अब अपने को काबू में नहीं रख पाता। वो भी चिल्लाते हुए, बंद कीजिए अपनी बकवास, बहुत देर से सुन रहा हूँ आपकी बातें, लेकिन आप तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मैं शिवांगी की जान लूँगा? मैं? आपने ये सोचा भी कैसे? वो मेरी ज़िंदगी है। नफ़रत तो मुझे होनी चाहिए उसने जो मेरे साथ किया, उसके लिए मुझे उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए था।
लेकिन फिर भी हर पल उसी के लिए मैं तड़प रहा हूँ। कितने शर्म की बात है ना कि मैं आज अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर आप लोगों के सामने इतना हद तक गिर रहा हूँ। क्यों? आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके सामने अच्छान सिंह सूर्यवंशी का सर झुके, लेकिन शिवांगी के लिए खुद को गिरा रहा हूँ। क्या कहा आपने? मैं उसके दिल से खेल रहा हूँ? पूछिए शिवांगी से, मेरे दिल से खेलकर तो वो गई है, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाकर। कहते हुए वो वहीं बैठकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकते हुए रोने लगता है। उद्भव सिंह अच्छांश को इस तरह देख कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी बातों का दर्द उन्हें उस पर विश्वास करने को कह रहा था। वो जैसे ही अच्छांश के कंधे पर हाथ रखना चाहते हैं, अचानक से उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जो अच्छांश के साथ खड़ी थी, और ये याद आते ही वो फिर से 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उद्भव सिंह बोले, बंद करो ये अपना नाटक। मेरी बेटी के जज्बातों से खेलकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? अच्छांश हिचकियाँ लेते हुए, देखिए सर, मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ, आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप मुझसे किसी बात से गुस्सा हैं तो प्लीज़ बताइए, आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं उसके जज्बातों से खेल रहा हूँ? उसकी जान लेने की कोशिश की, जबकि वो तो खुद मुझे छोड़कर गई थी, दौलत के लिए किसी और लड़के से शादी कर ली। यहाँ तक कि वो उस लड़के के कहने पर मुझसे मोहब्बत का नाटक कर रही थी। उद्भव सिंह चिल्लाते हुए, झूठ बोलना बंद करो, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उल्टा तुमने उसके प्यार को, उसके जिस्म को पैसों से खरीदने की कोशिश की। उससे भी मन नहीं भरा तो अपनी पत्नी और उसके भाई को उसकी इज्जत लूटने के लिए भेज दिया। ये सुनते ही अच्छन जैसे शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। उद्भव सिंह बोले, क्या हुआ? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? सोच रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई मैं कैसे जानता हूँ? अच्छांश जल्दी से उद्भव सिंह के कंधे को पकड़ते हुए, क्या कहा आपने? नहीं, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। उद्भव सिंह बोले, सही सुना है, तुम्हारा असली चेहरा मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने ये अनजान बनने का नाटक बंद करो। अच्छांश 2 कदम पीछे होते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए, नहीं, मैंने गलत सुना है। शिवांगी को मारने की कोशिश, उसकी इज्जत? नहीं, पागल हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? कहते हुए वो बेजान कदमों से फिर से नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसका सर फटने को तैयार था। दिल में आज एक अजीब सी चुभन हो रही थी। वो चुभन तो शिवांगी के धोखा देने पर भी नहीं हुई थी। कितना गंदा इल्ज़ाम था ये, वो अपनी मोहब्बत को सोच भी नहीं सकता था। उद्भव सिंह उसकी हालत देख फिर से उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। अच्छांश अचानक से अपना सर पकड़ते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गया। पूरा शरीर फिर से एक बार पसीने से भीग चुका था। ये देखकर उद्भव सिंह घबरा गए। वो जल्दी से अच्छांश के चेहरे को थपथपाते हुए उसे बैठाने की कोशिश करने लगे। अच्छांश बेहोशी में भी बड़बड़ाते हुए, शिवांगी? नहीं, मैं ऐसा शिवांगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। उद्भव सिंह टेबल पर से पानी उठाकर उसके चेहरे पर मारते हैं, लेकिन अच्छांश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उद्भव सिंह अब पूरी तरह से डर गए थे। वो जल्दी से विवान को फ़ोन कर अपने कमरे में बुलाते हैं। विवान, जो अभी तक सो रहा था, अचानक से कॉल देख और उनकी बातें सुन इसी तरह दौड़ते हुए उनके कमरे में आया। फर्श पर अच्छांश को बेहोश देख वो भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। उद्भव सिंह चिल्लाते हुए, देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे बेड पर लिटाओ, तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। विवान भी जल्दी से उद्भव सिंह की हेल्प से उसे बेड पर सुलाता है। उद्भव सिंह जल्दी से रिसेप्शन पर फ़ोन करके जल्द से जल्द डॉक्टर बुलाने को कहते हैं। विवान बोला, सर, इनका शरीर तो पूरी तरह से पसीने पसीने हो गया है। उद्भव सिंह, जल्दी से एक तौलिया भिगा कर ले आओ। विवान जल्दी से तौलिया भिगा कर लाता है। तब तक उद्भव सिंह उसका शर्ट खोलकर हटाते हैं। एसी का टेम्परेचर बढ़ाते हुए उसके हाथ और पैरों को रगड़ने लगते हैं। तभी विवान भी तौलियों से उसका चेहरा, गर्दन और पूरे बॉडी को पोंछता है। कुछ ही देर में एक स्टाफ डॉक्टर लेकर उनके कमरे में आता है। उद्भव सिंह बोले, डॉक्टर, ये अचानक से पसीने से लथपथ होकर बेहोश हो गया। डॉक्टर सबको एक तरफ हटने को कह चेकअप करने लगते हैं। डॉक्टर बोला, क्या इन्हें पहले से भी ऐसा होता है? उद्भव सिंह बोले, पता नहीं डॉक्टर। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देते हुए, घबराइए मत, अब ये ठीक हो जाएंगे, कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद उद्भव सिंह स्टाफ की तरफ देखते हुए,
पता करके बताओ अच्छांश सिंह सूर्यवंशी किस कमरे में ठहरे हैं और उनके साथ कौन कौन है। स्टाफ सर हिलाते हुए बाहर चला जाता है। विवान बोला, लेकिन सर ये यहाँ क्या करने आए थे। उद्भव सिंह बोले, कुछ नहीं, ये कमरे के बाहर मुझे मिल गए थे, इसलिए हम लोग बात करने के लिए यहाँ आ गए थे। कल पार्टी में इनसे बात नहीं हो पाई थी। विवान भी सर हिला देता है, क्योंकि अच्छांश सिंह सूर्यवंशी को वो भी जानता था। उसे भी उद्भव सिंह की बातों पर विश्वास हो गया। उद्भव सिंह बोले, तुम अपने कमरे में जाओ, इनको होश आने में अभी कुछ वक्त लगेगा, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। विवान सर हिलाकर अपने कमरे में आ जाता है। उद्भव सिंह वहीं सोफे पर बैठे सोच में डूब जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इसमें दिमाग उलझने लगा था। तभी अचानक से कमरे में संध्या और अनिकेत आ जाते हैं। उनके साथ तो स्टाफ भी था। अनिकेत और संध्या घबराते हुए अच्छांश की तरफ बढ़ते हैं। स्टाफ बोला, सर ये दोनों उनके साथ हैं, इसलिए इनको खबर कर दी। उद्भव सिंह केवल सर हिला देते हैं, लेकिन संध्या को देख उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो घूरते हुए उसे देख रहे थे। संध्या रोते हुए, अच्छांश जी प्लीज़ उठ जाइए, ये कैसे हो गया। अनिकेत अच्छांश के गालों को छूते हुए उठाने की कोशिश करता है। उद्भव सिंह कठोर आवाज़ में, मरा नहीं है जो तुम लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हो, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। अनिकेत उद्भव सिंह की बातें सुन गुस्से से, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपके दिल में इंसानियत है भी या नहीं। उद्भव सिंह बोले, इंसानियत है इसलिए ये सही सलामत यहाँ है, अब जल्दी से इसे उठाओ और ले जाओ। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने कमरे में गंदगी फैलाने का। अनिकेत को इस वक्त उद्भव सिंह पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। संध्या उद्भव सिंह को घूरते हुए, हमें भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ रहने का। अनिकेत भाई, इन्हें लेकर कमरे में चलिए। अनिकेत अच्छांश को उठाने की कोशिश करता है, तभी अच्छांश को होश आने लगता है। उसे होश में आता देख अनिकेत उसका हाथ पकड़कर देखने लगता है। अच्छांश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अनिकेत को देख वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। जैसे ही वो कुछ बोलने को होता है, संध्या बोली, अच्छांश जी आप ठीक हैं, चलिए अपने कमरे में। अच्छांश संध्या की आवाज़ सुनते ही गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है। तभी अनिकेत उसके कंधे पर हाथ रखकर, चल अपने कमरे में। अच्छांश बोला, तुम लोग जाओ, मुझे सर से कुछ बात करनी है। अनिकेत बोला, लेकिन। अच्छांश बोला, कहाँ ना जाओ। संध्या बोली, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको लेकर ही जाएंगे, चुपचाप कमरे में चलिए। अच्छांश किसी तरह खुद को शांत करते हुए, संध्या मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आप लोग जाइए। अनिकेत बोला, संध्या चलो यहाँ से। संध्या बोली, लेकिन अच्छांश जी। अनिकेत बोला, अब वो ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा, कह रहा है ना। संध्या जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है। उन दोनों के कमरे से जाने के बाद अच्छांश उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देता है। उद्भव सिंह उसकी हर एक हरकत को अच्छे से नोट कर रहे थे। अच्छांश उद्भव सिंह के सामने खड़े होते हुए, सर मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, लेकिन आपने जितने भी बताया उससे इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। और मुझे ये भी पता है कि शायद आप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर करके जाऊंगा। उसके बाद आप जैसा भी सोचें, आपकी मर्ज़ी। उद्भव सिंह, अच्छांश की बातें सुन, मेरा भी कुछ यही ख्याल है, तुम सारी बातें बताओ, फिर मैं भी सोचूंगा कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि इतनी देर में मुझे भी ये समझ आ गया है कि कुछ तो गलतफहमी तुम्हारे और शिवांगी के बीच में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं भी जानना चाहता हूँ। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अच्छांश की नज़र बेड पर रखे मोबाइल पर जाती है। अच्छांश बोला, सर आपका मोबाइल कहाँ है। उद्भव सिंह अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालते हैं। अच्छांश का मोबाइल भी उसके पॉकेट में था। ये देख वो उठकर बेड पर से मोबाइल उठाता है, लेकिन मोबाइल को देख वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। वो उद्भव सिंह को दिखाता है। उद्भव सिंह भी हैरान हो जाते हैं। अच्छांश रिकॉर्डिंग बंद करके जो भी रिकॉर्डिंग हुआ था उसे डिलीट कर देता है। स्क्रीन पर संध्या का फ़ोटो देख वो समझ जाता है कि ये मोबाइल किसका है। वो खुद से ही, यानी मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम्हारे पास जो मुझे नेगेटिविटी महसूस होती थी वो गलत नहीं है। उद्भव सिंह बोले, ये तो तुम्हारी पत्नी का मोबाइल है।
अच्छांश अपना गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचते हुए, नहीं है वो मेरी पत्नी सिर्फ शिवांगी है। पहली पत्नी के होते हुए किसी दूसरी शादी को कानून भी मान्यता नहीं देता। उद्धव सिंह बोले, तो फिर ये कौन है? अच्छांश बोला, चलिए बैठिए, आपको सारी बात बताऊंगा बैठकर। अच्छांश धीरे धीरे अपने और शिवांगी के बारे में जो भी हुआ था एक एक बात बताता है। उद्धव सिंह को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अच्छांश जो कह रहा है वो सच है। अच्छांश संध्या से अपनी शादी का सच भी बताता है। ये सुनते ही उद्धव सिंह अपनी आंखें बंद करते हुए, हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या मोहब्बत के लिए हर बार इतना इम्तिहान देना ज़रूरी होता है? अच्छांश बोला, सर, मैंने जो भी बताया उसकी एक एक बात सच है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे दोस्तों से, मेरी माँ से, यहाँ तक कि शिवांगी की फैमिली से सारी बातें पता कर सकते हैं। उद्धव सिंह अच्छांश का हाथ पकड़ते हुए, बेटा, पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हें बुरा भला कहा। लेकिन बेटा, इसका भी रीज़न है। जिस तरह तुम शिवांगी को धोखेबाज समझते हो, इस तरह शिवांगी के साथ भी धोखा हुआ है। जो सच तुम्हें दिखाया गया वो सच नहीं है, वो तुम्हारी आंखों का धोखा है, बल्कि उस दिन का सच कुछ और है। कहते हुए वो सारी बात बताते हैं, किस तरह शिवांगी उन्हें मिली और वो शिवांगी में अपनी बेटी को देखने लगे और शिवांगी ने भी उनको ही अपना परिवार मान लिया। फिर शिवांगी ने जितनी भी बातें बताई थी वो अच्छांश के सामने रखते हैं। अच्छांश सारी बातें सुनते हुए दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उद्धव सिंह बोले, बच्चे, गलत तुम्हारे साथ ही नहीं, शिवांगी के साथ भी हुआ है। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि जब तुम्हारे दादाजी ने तुमसे बात की थी तो तुमने खुद पैसे देने की बात कही थी। अच्छांश सारी बातें याद करते हुए, नहीं सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि मेरे दादाजी को शिवांगी के बारे में पता भी था। उन्होंने तो बताया भी नहीं कि वो शिवांगी के यहाँ गए हैं। उस दिन तो वो हमारे घर पर आए और बताया कि वो उन सिसोदिया के यहाँ जा रहे हैं उस लड़की को मना करने जिससे वो मेरी शादी कराना चाहते थे। और जब उनका कॉल आया तो मुझे उनकी बातों से यही लगा कि वो इस संध्या की बात करते हैं। अब सारी बातें क्लियर हो गई थी। उद्धव सिंह अपने हाथ जोड़ते हुए, भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। मेरी बच्ची की मोहब्बत बहुत ही पाक है और आज तूने ये साबित कर दिया कि उसकी मोहब्बत हारी नहीं है, भले कुछ समय के लिए दूर हो गई है। अच्छांश बोला, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई मेरा अपना ही इतनी गहरी साजिश कर सकता है। लेकिन गलती मेरी ही है। मैंने शिवांगी से शुरू में ही अपने रिश्ते को छुपाने को कहा था, लेकिन जब मैं खुद उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ तो उस खुशी में ये बात भूल गया और पूरे कॉलेज के सामने मेरा शिवांगी का रिश्ता आ गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई इस बात को अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है। इसलिए मैं जब तक काबिल नहीं बन जाता तब तक शिवांगी से छुपकर मिलता था। लेकिन मेरी एक गलती भारी पड़ गई और मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। उद्धव सिंह बोले, नहीं बच्चे, दुनिया खत्म नहीं हुई है, बस कुछ वक्त के लिए अंधेरा हो गया था। लेकिन अब गलतफहमी के बादल छट चुके हैं। मैं जानता हूँ शिवांगी को, उसने खुद को इतना कठोर बना लिया है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसके अंदर अभी भी जिंदा है। अच्छांश आगे कुछ कह पाता उससे पहले दरवाजे पर दस्तक होती है। उसी के साथ शिवांगी की आवाज़ आती है, डैड, अभी तक सो रहे हैं क्या? अच्छांश शिवांगी की आवाज़ सुन दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी उद्धव सिंह उसे रोकते हुए चुप रहने का इशारा कर वॉशरूम में ले जाकर छुपा देते हैं। उद्धव सिंह अच्छांश को वॉशरूम में छुपा कर खुद को नॉर्मल करते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। सामने शिवांगी शिवाच को लिए खड़ी थी। शिवांगी बोली, डैड, संभालिए अपने साहबजादे को, सुबह से नाक में दम करके रखा है। उद्धव सिंह मुस्कुराते हुए शिवाच को गोद में लेकर, अब क्या किया मेरे साहबजादे ने जो आप नाराज़ हो रहे हैं? और आपकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? फिर आप रात भर सोई नहीं? शिवांगी अपनी नज़रें चुराते हुए, ऐसी बात नहीं है डैड, अभी इसे संभालिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इसे सुबह सुबह ही बाहर घूमने जाना है, इसके चक्कर में जॉगिंग के लिए भी नहीं जा पाई। उद्धव सिंह बोले, अरे तो लेट से आप उठें, इसमें मेरे साहबजादे की क्या गलती? शिवांगी बोली, डैड, आपकी वजह से ये सर चढ़ रहा है, जब से उठा है तब से कह रहा है कि बाहर घूमने जाएगा। कल मैं इसे पार्टी में नहीं लेकर गई, इसके लिए मुझे पनिश करेगा। उद्धव सिंह हंसते हुए, अरे वाह, मेरे बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है।
शिवांगी बोली, डैड ये मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ। आप लोग जल्दी से पैकिंग कर लीजिए। आप कुछ देर में इसे लेकर देहरादून के लिए निकल जाइए, मैंने टिकट बुक कर दिए हैं। उद्भव सिंह बोले, वाट, लेकिन क्यों? हम तो यहाँ आज घूम कर कल सुबह निकलने वाले थे ना। शिवांगी बोली, डैड मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उन लोगों की नज़र में मैं आ चुकी हूँ और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे देख ये लोग फिर से कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब मैं उनसे निपट सकती हूँ। लेकिन शिवाच मेरी कमज़ोरी है और उन लोगों ने इसे कुछ भी चोट पहुँचाने की कोशिश की तो शायद मैं उनका सामना ना कर पाऊँ। उन लोगों की नज़र इस पर पड़े इससे पहले आप जल्दी से इसे लेकर यहाँ से जाइए। मैं शाम को मीटिंग अटेंड करते ही निकल जाऊँगी। देर रात तक मैं भी पहुंच जाऊंगी, तब तक आप इसे संभालने की कोशिश कीजिएगा। उद्भव सिंह बोले, लेकिन बेटा। शिवांगी बोली, प्लीज़ डैड, मैंने जो चेहरा उन लोगों का देखा है उसके बाद मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। वो लोग मेरे बच्चे को छीनने की भी कोशिश कर सकते हैं या मारने की भी। जहाँ तक मैं उन लोगों को जानती हूँ, वे लोग प्लानिंग में लग भी गए होंगे और मेरे बारे में खोजबीन भी कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं शिवाच को उनकी नज़रों से दूर कर दूंगी। उद्भव सिंह बोले, लेकिन बेटा ये तो पता लगाते हुए देहरादून भी आ सकते हैं। शिवांगी बोली, जानती हूँ, लेकिन वहाँ मैंने घर की पूरी सिक्योरिटी तैयार कर दिया है। आप लोग कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर निपटने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मैं वो कमज़ोर शिवांगी नहीं हूँ। आज तक चुप इसलिए थी कि चाहे उसने मुझे धोखा दिया था, मेरे जज्बातों से खेला था, लेकिन मैं फिर भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं रख पाई। नहीं तो ये आप भी जानते हैं कि अब मैं उन लोगों को अकेले मिट्टी में मिला सकती हूँ, उनके खानदान की जड़ें तक उखाड़ सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं चाह कर भी उनके लिए बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन डैड, अब ये शिवांगी केवल प्रेमिका या पत्नी नहीं है, एक माँ है। और यदि मेरे बच्चे को किसी ने भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अब की बार कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, चाहे इसके लिए मुझे खुद अपने हाथों से उन लोगों के सीने में गोलियां उतारनी पड़े, कोई हिचक नहीं होगी। प्लीज़ डैड, बातों में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप पैकिंग शुरू कीजिए, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। फिर आप दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने मैं खुद आऊँगी। साथ में गरिमा भी जा रही है, वियान मेरे साथ रहेगा। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। उद्भव सिंह इस वक्त शिवांगी को कुछ भी कहना ठीक नहीं समझते, क्योंकि इस वक्त वो डर रही थी। डरे भी क्यों ना, जो उसके साथ हुआ था उसका डरना और घबराना लाजमी था। उद्भव सिंह बोले, अच्छा ठीक है, चिंता मत कर, हम लोग चले जाएंगे। चल जाकर जल्दी से फ्रेश हो, मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। शिवांगी सर हिलाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। अंदर अच्छांश पहले तो शिवांगी और शिवाच को देख थोड़ा खुश थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उद्भव सिंह ने अभी शिवांगी की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था और वो भी इस वक्त शिवांगी के चक्कर में शिवाच को भूल चुका था। लेकिन शिवाच को देखते ही वो उसके बारे में सोचने लगा। वो खुद से, शिवांगी अगर मुझसे मोहब्बत करती है और उसकी लाइफ में कोई नहीं है, फिर ये बच्चा। तभी उसे लिफ्ट के पास शिवाच से पहली मुलाकात याद आती है और उसके साथ ही अनिकेत की आवाज़ कानों में गूंजती है, ये बच्चा बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अच्छांश ये याद आते ही दीवार से पीठ टिकाए फिसलते हुए नीचे फर्श पर बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से, इतनी बड़ी मुझसे गलती कैसे हो गई? सच्चाई और सबूत मेरे सामने था और मैंने उस विराज की बात पर भरोसा किया। कैसे 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 मैंने अपनी शिवांगी पर भरोसा नहीं किया? मेरा दिल बार बार कहता रहा कि वो ऐसी नहीं है। क्यों मुझे वो चीज़ पहले याद नहीं आई? सोचते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे याद आ रहा था जब वो शिवांगी के साथ शादी करके और अपने कुछ खूबसूरत लम्हे गुजार कर घर आया। उस वक्त तो वो सो गया, लेकिन जब उठा तो फ्रेश होकर अपनी माँ को शिवांगी के यहाँ चलने की तैयारी करने को कह, जैसे ही वो अपनी कंपनी में जाने के लिए बाहर आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, उसके साथ ही उसे अपनी शिवांगी के साथ कल रात उस गाड़ी में बिताए अपने पहले मिलन की याद आ गई और उसकी नज़र पीछे की सीट पर गई। पीछे की सीट पर उसकी नज़र जाते ही वो हड़बड़ाकर जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोला और जल्दी जल्दी उसका कवर निकालने लगा। बाकी दोस्त तो अपने बाइक से आए थे, लेकिन कुणाल और अनिकेत उसकी गाड़ी से ही कंपनी जाने वाले थे। वो दोनों पीछे से गाड़ी के पास पहुंचते हुए
क्या हुआ, तुझे ये कवर क्यों उतार रहा है? अच्छांश जल्दी से वो कवर समेट कर आगे अपनी सीट के नीचे रखते हुए, कुछ नहीं, नया कवर लगाने की सोच रहा हूँ। ये वाइट कलर है का है ना, जल्दी गंदा हो जाता है। वो दोनों भी सर हिलाते हुए पीछे बैठ जाते हैं। अच्छांश मन ही मन बाल बाल बचा नहीं तो इन लोगों के सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता, ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अभी अच्छांश अपने अतीत की बातों में डूबा हुआ था, तभी शिवांगी की बातें सुन वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लिया। वो खुद से ही बोला, बीबी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, मैं अपने बच्चे की जान लूँगा। लेकिन गलती भी मेरी ही है, आपके साथ जो हुआ है उस सिचुएशन में आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। वो अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए दरवाजे की ओर से अपने बेटे को देखने लगता है। उसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो खुद से ही बोला, अनिकेत सही कह रहा था, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मेरा बच्चा, मैं पापा बन गया हूँ। पापा, हाँ, मेरा बच्चा मुझे पापा ही कहेगा। कितना खूबसूरत लग रहा है, दिल में एक सुकून सा उतर रहा है। वो अपनी नज़रों में प्यार भरे अपने बेटे को देख रहा था। तभी उद्भव सिंह बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, जिससे वो सीधा खड़ा होकर बाहर आता है और जल्दी से उद्भव सिंह की गोद से शिवाच को ले लेता है। क्या अच्छांश शिवांगी को अपने बेगुनाही का विश्वास दिला पाएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।